के लोकप्रिय चैनल न्यूज 9 में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किया साइबर क्राइम से बचाव को लेकर सेमिनार का आयोजन। कई साइबर एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम से बचने की दी जानकारी। रोटरी कपल ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रोटरी गिरिडीह के प्यार बांटते चलो ने बड़ा चौक में दूसरी शाखा का किया उद्घाटन। डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने फ्रूट पैकेट बांटकर शाखा का किया उद्घाटन। और डुमरी के कई गांवों में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को भी खा गए। अब खबरें विस्तार से। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा साइबर अपराध से बचाव पर वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में दिल्ली से आए साइबर एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम से बचने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची के द्वारा साइबर अपराध से बचने के उपाय व कानूनी प्रावधान पर एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। वृंदावन होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के साइबर एक्सपर्ट बालाजी वेंकटेश्वर, साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, मोंगिया टीएमटी के डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रदीप जैन, प्रमोद अग्रवाल, विकास खेतान, कमल भरतिया, अभिषेक जैन समेत अनेक लोग शामिल हुए। इस दौरान बालाजी वेंकटेश्वर ने साइबर अपराध से बचने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। फिर भी कुछ एहतियात बरतने से इससे बचा जा सकता है। साइबर डीएसपी श्री समदर्शी ने कहा कि व्यापारी वर्ग बिना चिंता किए डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन कुछ सावधानी के साथ करें। हमारे बीच आपका रखा हुआ है यहाँ और हम लोग बात कर रहे थे, ये मोबाइल में रिकॉर्ड होकर के उसके पास जा रहा है बंद में। अब अटैकर क्या करता है, आपके मशीन को कब्जा करके रख लेता है। आप उसको जो है सो आप डिसेबल नहीं कर सकते। जिसमें जाकर के आप एक ये इसी फ्रॉड क्या है आप जान लीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है, पिछले 3 महीने 4 महीने आप लोगों से पूरा जो है साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करना और उसे निर्मूलन तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें प्रोसिक्यूशन तक ले जाने के लिए जो भी सहयोग की ज़रूरत है व्यापारी बंधुओं से, वो होना चाहिए। और जो जिस ढंग से क्राइम हो रहा है, और ख़ास करके ये जामताड़ा मेथड्स, अब तो जामताड़ा का नाम है लेकिन पूरे कंट्री से हो रहा है उस मेथड्स, तो उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें इंडिविजुअल्स को, कि यदि कोई पेमेंट हो रहा है और वो इंडिविजुअल से अवेलेबल है, क्या हम उनके वीडियो फुटेज के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हम ये पता कर लें कि वो कहाँ के हैं, कौन है, क्या बार बार क्यों आ रहे हैं हमारे पास पेमेंट के लिए। देखिए आदमी 10 बार यदि पेमेंट के लिए आ रहा है, तो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग के लिए अपना एक सहयोग का तरीका बनाने की ज़रूरत है। और ये साइबर क्राइम ख़त्म होना नहीं है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अभी व्हाट्सएप में पेमेंट स्टार्ट होने वाला है, शुरू हो गया, जय गणेश तो व्हाट्सएप का जैसे ही पेमेंट शुरू हुआ है, 40 करोड़ लोग कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप से। अब 5% फ्रॉड व्हाट्सएप के थ्रू बढ़ेगा। और व्हाट्सएप के सेफ्टी के लिए और मोबाइल के सेफ्टी के लिए सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है कि मोबाइल में कम से कम एक एंटीवायरस लगा के रखें, ताकि और मोबाइल के कम्युनिकेशन पे उतना ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि मोबाइल जो है ट्रस्टवर्दी सिस्टम नहीं है। और ये सारे जो है हमारे एडवर्सरी के घर से बन के आया है, या तो चाइना में बना है या अमेरिका में बना है, तो इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। कई फ्रॉड, जैसे बिजनेस ईमेल का फ्रॉड है, वो आपके मशीन से ही चला जाता है अटैकर के द्वारा, और पेमेंट हो जाती है, और पता चलता है मालिक ने मेल ही नहीं भेजा, या बिजनेस का जो हेड है उसने मेल ही नहीं भेजा। तो इस तरह का फ्रॉड को बचाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस की ज़रूरत है, ताकि आपकी मोबाइल भी कंप्रोमाइज्ड हो जाए तो
भी आप जो है उस फ्रॉड को 2 फैक्टर के द्वारा बचा पाएंगे, क्योंकि अटैकर के पास सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। तो वो एक तरीका है उसे बचाने के लिए। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग का या QR कोड से रिलेटेड ई सिम का जो फ्रॉड स्टार्ट हुआ है पिछले 6-8 महीने में, उससे बचाने के लिए नागरिकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उससे व्यापारी वर्ग को काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही हैं। कई बार उनके अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है या कुछ इस प्रकार की अन्य समस्याएं आ रही हैं। तो इस विषय पर जो आज निष्कर्ष निकल रहा है कि आप बेधड़क होकर के जो भी ट्रांजैक्शन है आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, इसमें सिर्फ ये प्रिकॉशन रखना है कि रिकॉर्ड आप मेंटेन करें। जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आप प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी रखें, ताकि यदि उन हज़ारों ट्रांजैक्शन में से कोई एक ट्रांजैक्शन अगर फ्रॉडुलेंट होता भी है तो पुलिस उसको ट्रैक कर सके। बस ये बेसिक बात है। तो आप फुटेज रखने का प्रयास करें, उसका मोबाइल नंबर रखने का प्रयास करें, इन सभी प्रयास या उसका ID लेने का प्रयास करें। ये सारे बेसिक्स को अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी इस प्रकार की समस्या यदि आती भी है तो पुलिस और व्यापारी वर्ग उसको मिलकर सुलझा लेंगे और किसी को समस्या नहीं आएगी। सेमिनार था जो भुगतान होता है, तो अगर कोई अपराधी उसका भुगतान कर देता है तो उसे कैसे बचाव किया जाए, इस सवाल पर एक वर्कशॉप था। तो हमने एक ही बात कहा कि देखिए, आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि सद्भावना में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मिस्टेक करते हैं, ओमिशन करते हैं, बताने में छिपाते हैं किसी तरह, तो वहाँ वो आप संदेह के घेरे में आते हैं और वही संदेह धीरे धीरे अपराध के श्रेणी में आता है। इसलिए कोई भी अपराध हो, चाहे वो साइबर अपराध हो या कोई भी अपराध हो, अगर आपका मेलाफाइट इंटेंशन नहीं है तो आप अपराधी नहीं है, और अगर आपका मेलाफाइट इंटेंशन है देन कमिटेड एन ऑफेंस और उसके लिए आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे सुझाव आए उसमें, लोगों ने अच्छे विचार दिए, बहुत लोगों के लिए कारगर। रोटरी कपल द्वारा गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बताया गया कि क्लब द्वारा साल में 3 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजन में रोटरी कपल के प्रोजेक्ट चेयरमैन गुरविंदर सिंह सलूजा, अध्यक्ष तनवीर अहमद, सचिव वैभव साहबादी, हरिंदर सिंह मोंगिया, तरनजीत सिंह सलूजा, सिद्धार्थ गौरीसरिया, शीतल गौरीसरिया, रितेश तरवे, सोनिका तरवे, सौरभ बर्णवाल, सैंकी सलूजा, विकास जैन, सालू जैन, केतकी सलूजा आदि ने सराहनीय योगदान दिया। आज गिरिडीह सदर अस्पताल ब्लड बैंक में रोटरी कपल द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। बहुत सराहनीय कार्य लोग करते हैं। आज इनका जो कपल का जो प्रोग्राम रहता है रोटरी क्लब का, तो कोरोना काल में थोड़ा दिक्कत हो गया इनको देने में, पर इनका इतना मतलब समय रहता है कि जब इनका समय आता है तभी लोग हर रोटरी प्यार बांटते चलो की दूसरी शाखा का उद्घाटन गुरुवार को बड़ा चौक में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ द्वारा किया गया। मौके पर प्रकाश सेठ ने खाना का पैकेट बांटकर इसका उद्घाटन किया। आज का खाना मनोज जालान की ओर से मुफ्त दिया गया। कार्यक्रम में संयोजक शंभू जैन, अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, प्रकाश बगेड़िया, विजय सिंह, विकास बगेड़िया, संतोष गोयनका, अमित गुप्ता, मनीष तरवे, अशोक अग्रवाल, देवेंद्र सिंह, मयंक राजगढ़िया सहित क्लब के अनेक सदस्य मौजूद थे। पहला काउंटर रोटरी आई हॉस्पिटल के पास बरसों से चल रहा है और बहुत ही सफल पूर्वक बहुत ही स्वादिष्ट खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी का दूसरा काउंटर गिरिडीह में पुराना सर्किट हाउस के सामने, क्योंकि यहाँ हाट लगता है और काफ़ी लोग यहाँ गरीब गुरबा लोग जो देहात से आते हैं, सब्जी वाले, वेंडर वाले, ठेला वाले और कई जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको दोपहर में खाना नसीब नहीं हो पाता है, वैसे लोगों की परेशानी को देखते हुए रोटरी गिरिडीह ने प्यार बांटते चलो का दूसरा काउंटर खोलकर और ऐसे लोगों को 5 रुपये में बहुत ही स्वादिष्ट खाना, घर का बना हुआ खाना और उपलब्ध कराने का बेड़ा इन लोगों ने उठाया है। यह जो काउंटर है यह लगातार 360 दिन यानी पूरे वर्ष चलेगा और जो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, मैं देख रहा हूं कि रोटरी की जो टीम है सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़ चढ़कर जो भी कमी होती है और तत्परता के साथ पूरा करने का काम करते हैं। मैं रोटरी गिरिडीह के तमाम साथियों को, पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
आज बड़ा चौक में एक शुरुआत की गई है प्यार बांटते चलो के तहत गरीबों को भोजन 5 रुपये में। और मैं पूरे रोटरी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोटरी परिवार की हर योजना काफ़ी सफल होती है और रोटरी परिवार में लोग एकजुटता से सब काम करते हैं। सामाजिक प्लेटफॉर्म में रोटरी की एक अलग पहचान है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इनका हर अभियान सफलतापूर्वक आगे आएगा और इनके लिए मैं पूरे रोटरी परिवार को साधुवाद देता हूँ। 2 वर्षों से रोटरी की टीम रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर चला रही है। इसी क्रम में हम लोग एक बढ़ोतरी करते हुए इसका एक नई शाखा का उद्घाटन किए हैं बड़ा चौक पर, ताकि हम लोग का एक ही मकसद है कि जो लोग दोपहर को जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, जो हम लोगों को एक उचित मात्र 5 रुपये की सहयोग राशि में हम लोग खाना उपलब्ध कराएंगे, जो कि बिल्कुल स्वच्छ और घर जैसा खाना रहेगा। और कोरोना काल को देखते हुए पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने यह सेवा प्रदान की थी और अभी भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि साल के 365 दिन हम लोग इस स्थल से यह सेवा प्रदान करते रहें। जंगली हाथियों ने डुमरी के कई गांव में लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही लोगों के घर में रखे अनाज को भी खा लिया। डुमरी प्रखंड के मदगोपाली पंचायत के घुटवाली, नावाटाड़ आदि गांव में मंगलवार की रात जंगली हाथियों ने 2 घरों की चारदीवारी को तोड़कर घर में रखे अनाज को चट कर गया। लोगों ने बताया कि नगलो मुंगीटाण गांव के स्वर्गीय हरखलाल महतो कैली देवी के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को खा गया। घटना की सूचना पर आजसू अध्यक्ष मोहन कुमार महतो ने गांव पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने घटना की जानकारी बीडीओ और वन विभाग के पदाधिकारियों को दे दी है। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। मौके पर कृष्णा महतो, पूरन महतो, दशरथ महतो, नंदू महतो, जैठू महतो व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। जल्दी फटाफट एकदम बना के निकाल लीजिए, ठीक है। ढलाई नहीं कर पाएंगे तो एकदम बढ़िया से सीट उड़ लगा देना। हाँ, नहीं होगा तो टाली लगा देना बढ़िया से। सोयल थे हम लोग, उसके बाद घोरना बिरना हड़बड़ाने लगा तो हम लोग देखें कि आवाज़ क्या चीज़ का आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग उठे। उसके बाद बोले कि देखता हूँ ज़रा दरवाज़ा खोल के। तब तक तो यहाँ आया, दीवार में धक्का मारा, वो हाथी धक्का मारा। तो हम बोले कौन है, तो आवाज़ कुछ नहीं आया। तो मैं बोला ठीक निकल के देखता हूँ। तब तक दूसरा बार मारा तो ये पूरा खुल गया। तो मैं मोबाइल का लाइट से देखा तो हम लोग देखे, बोले आप इसको क्या करेंगे। फिर यहाँ खड़ा था, खड़ा रहने के बाद हम लोग उधर छुप गए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद उधर से निकला, उसके बाद हम लोग इधर से निकले। उसके बाद हल्ला किया तो ये गाँव वाला, तब ये लोग आए। और क्या क्या क्षतिग्रस्त किया? चावल खाया, महुआ खाया। तीसरी के 2 भाइयों की हत्या के विरोध में भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तीसरी बाजार को बंद कराया। साथ ही पुलिस से 72 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। तीसरी प्रखंड के 15 टन निवासी चंदन बरनवाल और अंशु बरनवाल के कंकाल जमुई जिले के मनवा जंगल से बरामद होने के विरोध में भाकपा माले ने बरनवाल भवन तीसरी में व्यवसायियों, मजदूरों एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। माले ने बुधवार को तीसरी बाजार बंद कराया और तीसरी पुलिस को आवेदन देकर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही माले ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहयोग के तौर पर मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। इस मौके पर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि यदि खैरा पुलिस और तीसरी पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद दोनों भाइयों की जान बच जाती। उन्होंने एसपी से मांग की है कि 72 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो माले पूरे जिले में चक्का जाम करेगा। मौके पर प्रखंड सचिव जय नारायण यादव, मुन्ना राणा, धर्मेंद्र यादव, मंटू शर्मा, सकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव, आनंदी यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। परिवार को 10 लाख और नौकरी सरकारी देना होगा। अंशु बरनवाल के माँ पिता भाई को सुरक्षा देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
गिरिडीह के एसपी के नाम से एक आवेदन स्मारक पत्र सौंपे हैं। पूरे तीसरी बाजार के नागरिकों ने, तीसरी के इलाके के नागरिकों ने भाकपा माले के द्वारा और नागरिक मंच के द्वारा एक स्मारक पत्र सौंपा गया है और हम लोग ने गिरिडीह के एसपी से मांग किए हैं कि झारखंड और बिहार की पुलिस में हस्तक्षेप करते हुए और 72 घंटा के अंदर में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो 72 घंटा के बाद हम लोग टेंट लगा करके और जो है अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो, धरना आयोजित करेंगे। क्योंकि जिस तरह से चंदन बनवाल और अंशु बनवाल की हत्या हुई है और 30 दिन में पुलिस नहीं खोज पाई, ये हमारे नागरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास द्वारा वृद्धा आश्रम में सिविल सर्जन के हाथों राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया गया। आशादीप वृद्धाश्रम में गुरुवार को यूनिसेफ और चेतना विकास के सौजन्य से सिविल सर्जन डॉक्टर एस सन्याल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम द्वारा बुजुर्गों को राशन किट प्रदान किया गया। मौके पर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों को जागरूक किया गया। बुजुर्गों को हाथ धुलाई, मास्क पहनने आदि के विषय में जानकारी दी गई। जिला समन्वयक राजेश मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र तीसरी, डुमरी और पीरटाड़ में चलाया जा रहा है। अनाथ, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की सूची तैयार की जा रही है। सूची के अनुसार उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में उक्त लोगों के अलावा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विलियम जेकब, प्रियंका शर्मा, पुष्पा शक्ति, कुमारी निशा, हसन राजा, अमीषा शर्मा, तनुश्री कुमारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। ऑपरेशन करा लेते हैं। आइए क्या दिक्कत है? आइए सदन में करवा देते हैं। पकड़ लीजिए बाबा। पकड़ लीजिए। आज जो राशन से जो खाने पीने का सामान है उसको हमारे बुजुर्ग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके बीच दिया गया और ये वृद्धाश्रम काफ़ी अच्छा से रख रखाव भी है। तो पता लगा रहे थे कि यहाँ पर टीवी, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए न्यूज़ पेपर, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हेल्थ चेकअप हफ्ते में एक दिन डॉक्टर भेज कर करवा देने का, उसका व्यवस्था हम करवा देंगे। एक माता जी का आंखों में दिक्कत है, उनका अब इनका ऑपरेशन कराना है, वो भी करवा देंगे। आज ओल्ड एज होम में 25 पैकेट राशन का वितरण किया गया सिविल सर्जन महोदय के द्वारा और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी महोदय के द्वारा। इसमें पूरे 25 पैकेट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया, जो कि एक छोटा सा ही है लेकिन इनके लिए एक राहत है, जो कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने इस काम को आज पूरा किया। ये स्कूल संस्था की तरफ से राहत सामग्री दिया गया। महिला आरोग्य समिति द्वारा बरमसिया में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। महिला आरोग्य समिति द्वारा गुरुवार को सैनिटाइजर वितरण एवं ब्लीचिंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद गुड़िया देवी द्वारा लोगों को सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किया गया। मौके पर महिला आरोग्य समिति की अध्यक्ष दुर्गी देवी ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर प्रखंड समन्वयक प्रियंका शर्मा, विलियम जेकब, अमीषा शर्मा, रिंकी देवी, रेखा देवी, गायत्री देवी, अनीता देवी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी।
बरमसिया 2 की अध्यक्ष हूँ। और हम लोग को और लेडी लोग को महिला आरोग्य समिति की तरफ से मास्क एवं सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का वितरण करने का आदेश मिला है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2 बार कोविड के चलते आदमी परेशान हो चुका है और तीसरा लहर आने वाला है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी, ताकि तीसरा लहर में उन्हें परेशानी ना हो। इसके कारण से हम लोग एक जागरूकता अभियान रखे हैं। यद्यपि वार्ड नंबर 15 से आज महिला आरोग्य समिति द्वारा आज लोगों को बैठक हुआ। सभी महिला लोग आई और मास्क वितरण और ब्लीचिंग पाउडर भी बांट रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि और भी इससे लोग जुड़े और हम लोग इससे भी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कार्य करें। भाकपा माले ने ताराटाड़ पंचायत के भालपहरी गांव में सर्वे अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने माले नेताओं से शिकायत की कि कई गरीबों को यहां प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। भाकपा माले द्वारा गुरुवार को ताराटाड़ पंचायत के भलपहरी गांव में सर्वे किया। इस सर्वे के बाद माले नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है। राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव एवं गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और गांडे के प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा भलपहरी गांव के कई लोगों से मिले, जहां उन्हें यह पता चला कि कई लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छोड़ दिया गया है। ये सभी लोग बहुत गरीब हैं। इन लोगों ने कहा कि उनका नाम आवास के लिए आधार बनाए गए सेक डाटा में मौजूद था। कई लोगों के नाम आवास बनाने के लिए जियो टैग भी किया जा चुका है। इसके बावजूद इन लोगों के पीएम आवास की स्वीकृति नहीं मिल सकी है। कई लोगों ने विधवा पेंशन, राशन आदि नहीं मिलने की शिकायत की। मौके पर राजेश यादव ने कहा कि माले इन अधिकारों के लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। मौके पर कई लोगों ने माले का दामन थामा। ये हमारी पार्टी को गांडे प्रखंड के भलपहरी गांव के लोगों ने सूचना दी थी कि यहाँ पर अभी जो पीएम आवास प्लस योजना के तहत में जो नए गरीबों का घर बनना है, उसमें बहुत सारे गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है। तो इस पर हमारी पार्टी की एक टीम की ओर से हम लोगों ने भलपहरी गांव का जब सर्वे करवाया तो यहाँ करीब 50 से भी ज़्यादा लोग सिर्फ एक टोला में ऐसे लोग सामने आए जिनका आवास अभी तक नहीं बना है। इसके पहले भी उनको कभी आवास नहीं मिला है और ये सभी अत्यंत गरीब लोग हैं। इनके घर कच्चे हैं, जर्जर हैं, तो इन सभी लोगों को आवास की दरकार है। अभी सरकार की ओर से जो पहले गरीब आवास से वंचित रह गए थे, उन लोगों के लिए जो पीएम आवास प्लस की योजना आई है, इसमें ये लोग बता रहे हैं कि इनका सेक डाटा में नाम भी था, जो आधार बनाया गया था भी आवास बनाने के लिए, और सेक डाटा में नाम रहने के बाद यहाँ तक कि इन लोगों को कहा गया कि आपका आवास बनेगा और उसका इन लोगों का स्थल पर जाकर के जियो टैग भी किया गया। ये सभी लोग आशान्वित थे कि उनका आवास बनेगा, लेकिन अभी जब फाइनल सूची इसकी प्रकाशित हुई है जिसका आवास बनना है, उसमें इन तमाम गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ भलपहरी का मामला नहीं है, बल्कि और भी कई जगह के लोगों ने इस तरह की बात की है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए, साबित करने के लिए हम लोगों ने भलपहरी गांव का सर्वे किया, तो ये बात सामने आई है। हम यहाँ के प्रखंड के प्रशासन से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और हम इस राज्य के सरकार से भी मांग करते हैं कि बड़ी उम्मीद से लोगों ने भाजपा के सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंका है और अभी नई सरकार बनी है। इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सरकार में भी यदि रघुवर सरकार की तरह ही गरीबों को आवास से वंचित किया जाएगा, जरूरतमंद को राशन और पेंशन से वंचित किया जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तत्काल ये जो हम लोगों ने सर्वे किया है और कई नाम हम लोग दे रहे हैं, ये सबके सब गरीब लोग हैं, इसलिए इन तमाम लोगों का नाम पीएम आवास प्लस सूची में शामिल किया जाए और इन सभी लोगों को आवास की सुविधा दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पार्टी भाकपा माले हम लोग ऐलान करते हैं। हम लोगों ने गांव में पार्टी का गठन भी किया है, सेक्रेटरी भी चुने गए हैं। हम लोग आह्वान करते हैं, ऐलान करते हैं कि यदि इन गरीबों का नाम अगर आवास में नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी से लेकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि पता है कि पीएम आवास योजना जो अभी नया वाला आया है, इसमें भी बहुत सारे गरीब का नाम छूट जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो बिचौलिया हैं वो इस पर ज़्यादा हावी है और जो उच्चाधिकारी हैं वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे का जो रिपोर्ट दिया जाता है उन्हीं को वो देख के साइन कर देते हैं।
हम उन उच्च अधिकारियों को भी कहते हैं कि जो हम लोग जो सर्वे करें, माले के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है जगह जगह पे जाकर, उस सर्वे को भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा मामला आया और उसमें उच्च अधिकारी को हम लोगों ने दिया और जांच स्टार्ट हो गया। तो हम तमाम खासकर जो, और ये भी कहना चाहेंगे कि जो जेएमएम सरकार है वो एकदम रघुवर सरकार के एकदम कदमों पे चल रही है, हो सकता है उससे खराब स्थिति में चल रही है, क्योंकि गरीब गुरुओं से सिर्फ वोट ले लेना लाइन लगा के और वही गरीब गुरुओं को आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको भी आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं भाकपा माले की तरफ से कि थोड़ा सा पहल करिए, क्योंकि आपका एक पकड़ होगा और नहीं तो भाकपा माले हर एक जगह आंदोलन करेगी, निश्चित तौर पर आपकी जो कमियां हैं बताएगी। धन्यवाद। भलपारी ग्राम का निवासी हूँ मैं, ग्राम पंचायत भलपारी का माले का कार्यकर्ता का अभी सचिव हूँ। सारे गांव का सर्वे करके गरीबों का किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस लिस्ट में नाम छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द छूटे हुए व्यक्ति का आवास प्लस लिस्ट में नाम दर्ज करके उन लोगों को शामिल किया जाए, ताकि गरीब परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मेरा नाम है सोहन यादव, घर है भलपारी, कॉलोनी लिख के ले जाता है मगर हमारा आता नहीं। पहले भी सूची में नाम था पहले वाला लिस्ट में, लेकिन अभी सेक डाटा में नाम रहने के बाद भी अगर फाइनल सूची में नाम नहीं है, जियो टैग होने के बाद भी अभी नहीं है, इसलिए आवास प्लस में नाम क्यों नहीं आया। और कॉलोनी अभी तक मेरा एक भी नहीं आया है और दूसरा आदमी का भी नहीं आया है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम मेरा कॉलोनी आ जाए। मैं भलपारी ग्राम का निवासी हूँ। मेरा सेक डाटा में नाम रहने के बाद, जियो टैग होने के बाद लास्ट लिस्ट में जो नाम अब आया है उसमें मेरा नाम कट गया है। इसका कारण खोज जारी कर रहा हूँ कि किस कारण से कटा, और मेरा अभी आज तक एक भी कॉलोनी नहीं मिला है। आज तक हमारा कॉलोनी नहीं मिलल है और अबरी बार भी नहीं मिल रहा कॉलोनी। जमुआ प्रखंड के पोबी में मेरा अभिमान तिरंगा है विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में लोगों से आह्वान किया गया कि वे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकरण दिवस पर जमुआ प्रखंड के प्राचीन पंच मंदिर परिसर में मेरा अभिमान तिरंगा है विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी योगेश कुमार पांडे ने तिरंगे झंडे के प्रत्येक रंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को अंगीकृत किया गया था। सभी लोगों को इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। मौके पर संपूर्णानंद प्रसाद, कमलेश कुमार राम, पप्पू, नंदकिशोर पांडे, दिलीप कुमार राम, आनंद यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी नागरिक हैं। सभी को सम्मान करनी चाहिए इस तिरंगा का। सबसे पहला राष्ट्र धर्म होता है, उसके बाद कोई धर्म होता है। सबसे पहला ये तिरंगा होता है, उसके बाद ही कोई धार्मिक झंडा होता है। अगर हम तिरंगा को प्रश्रय न देकर, प्राथमिकता न देकर हम दूसरे झंडा को, धार्मिक झंडा को प्रश्रय देते हैं और तिरंगा का अपमान करते हैं, तो नागरिक कदापि नहीं हो सकता जिसके अंदर देश के लिए धड़कन धड़कते रहता है, जो देश के लिए सोचता है, जो राष्ट्र हित में काम करता है, कोई सच्चा नागरिक होता है और जो हमेशा जाति पाति धर्म मजहब की राजनीति करता है और समाज में, देश में जो है विद्वेष फैलाने का काम करता है, वो देशद्रोही होता है, ना कि वो समाजसेवी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह प्रत्येक नागरिक अपना अपना घर में झंडा लहराते हैं, धार्मिक झंडा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसी प्रकार सबसे पहला झंडा ये है, सभी के घरों में ये झंडा होनी चाहिए और सभी के दिल में तिरंगा होनी चाहिए। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।